बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाजिया नैयर। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब वाशिंगटन डीसी में। सबसे पहले तो उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और मैं जानना चाहूंगी कि अमेरिका में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है और वहां पे जो कोविड की सिचुएशन है थोड़ी सी उसके बारे में भी बताइएगा। उसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वेलकम साजिद तारड़ साहब। थैंक यू शाजिया। मौसम इस वक्त कई स्टेटों के अंदर बड़ा बर्फानी तूफान है। न्यूयॉर्क नॉर्थ की तरफ ज्यादा इस वक्त कई फुटों के हिसाब से बर्फ पड़ी। और इस वक्त कोविड जो है वो बहुत फैला हुआ है। उसकी जो नई वर्जन थी ओमिक्रॉन। लेकिन ये देखी गई है बात कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई थी उन पे इसका इतना बुरा असर नहीं पड़ा। और लेकिन यहाँ पे मैं ये आपके देखने वालों को कहूँगा कि हमारे एक बहुत ही मोहतरम दोस्त जो न्यूयॉर्क, अभी आपसे पहले भी बात हो रही थी, अरशद मलिक साहब, वो वफात पा गए बिलखसूस कोरोना से। मेरी दिली दुआएं उनके साथ। बल्कि मैं आप सब देखने वालों को, अरशद मलिक साहब वाज अ वंडरफुल जर्नलिस्ट, अरशद महमूद साहब बड़े अरसे से जर्नलिस्ट थे, जर्नलिज्म के साथ इन्वॉल्व थे, बड़े बाकिरदार और मिलनसार इंसार थे। साहिवाल से वो बिलोंग करते थे। उनके लिए मैं दुआ की रिक्वेस्ट भी करूंगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। थैंक यू सो मच साजिद साहब। प्रोग्राम का बाकायदा हम लोग आगाज करेंगे। जो इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल पास हुआ उसके हवाले से, और उसके ऊपर आज सेनेट में भी काफ़ी गर्मागर्मी देखने में आई। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये कहना था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिल के हवाले से अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया। इसके साथ साथ वो बिल सबसे पहले टेबल किया जाना था सेनेट में, उसके ऊपर कानूनी राय ली जानी थी, लेकिन वो भी ना हो सका और वो बिल सेनेट की कमेटी के पास नहीं आया कि उसके ऊपर कानूनी राय ली जाती। और इसी बात पे रंजीदा होकर उन्होंने अपनी जो क़यादत है उसको अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया कि मैं अपोजिशन लीडर, बतौर सेनेट में अपोजिशन लीडर अपनी सीट से रिजाइन देता हूं। मैं चाहूंगी इसके ऊपर आप एक ब्रीफ जरा अपना एनालिसिस दीजिएगा कि ये जो सिचुएशन चल रही है बिल पास होने की, कि बिल आते हैं टेबल नहीं किए जाते हैं, वन मैन शो चल रहा है, बिल पास भी हो जाते हैं, अपोजिशन को नहीं पता होता है। और दूसरा ये कि हमारी अपोजिशन का क्या रोल है इस चीज में सारी में, क्यों अपोजिशन इसके ऊपर एक सख्त स्टैंस नहीं लेती है, एक जो रूल फॉलो किया जाना चाहिए वो क्यों नहीं फॉलो हो रहा। शाजिया, किसी ने अगर पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन को या हुकूमत को समझना हो तो ये एक बिल जो ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो अमेंडमेंट का बिल आया था, इसको देख ले तो पूरे पाकिस्तान की तस्वीर नजर आ जाएगी। अब ये लोग, इन्होंने चंद दिन पहले कौमी असम्बली में इतना हंगामा किया, एक दूसरे को इस बिल की कापियां मारी, गद्दार गद्दार, मुल्क भेज दिया, मुल्क भेज दिया के नारे लगाए। लेकिन यहां पे ये बिल अपोजिशन की मदद के बगैर पास होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि सेनेट के अंदर अपोजिशन की अक्सरियत मौजूद है। अब जब इनसे पूछा जाए तो इस्लाम क्या हुआ है, तो मेरे अपने स्टडी के लिहाज से कहते हैं कि वहां पे एटीएम भी का इस्तेमाल हुआ है इस बिल में, और उसके बाद कहते हैं कि कहीं से कालें भी आई हैं। लेकिन अब दुख वाली बात यह है कि जिन्होंने एटीएम ली है वो भी पाकिस्तान, जिन्हें कालें की है वो भी पाकिस्तानी है, जिनको कालें आई हैं वो भी पाकिस्तानी। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद में कुछ नहीं सोचा किसी ने भी, और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। चाहे वो अपने काम निकलवा लें, चाहे किसी का एहसान ले लें, चाहे पैसे कैश ले लें, लेकिन ये एक ड्रामा लोगों के लिए। 6 एडीएम के उसमें सेनेटर उस दिन जो थे वो उनकी हमायत हासिल थी, और 2 पीपल्स पार्टी के। और उसके बाद मेरा ये बिल बिल्कुल, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल है, ये पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी किसी के हाथ में सरेंडर करने के मुतरादिफ है, इसमें कोई शक नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर के ओहदे को 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया है, उन्हें एक और इख्तियार दे दिया है। वो जाहिर है आपके पास तो बड़े अरसे से आपका बाहर से लाया जाता है, IMF या वर्ल्ड बैंक का जो होता है मुलाजिम, उनको लाते हैं ताकि अमेरिका से पैसे लिए जा सके और लूट मार की जा सके। बल्कि उन्हें एक और इख्तियार दे दिया गया है कि वो अपनी मर्जी के 3 डेप्यूटीज जो हैं वो भी हायर कर सकेंगे। अल्टीमेटली वो भी IMF और वर्ल्ड बैंक के होंगे। जब मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस बिल के ऊपर और आपकी जो करप्शन है उसके ऊपर जब रिसर्च कर रहा था, तो मेरी पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि जो आज के हालात का जो फाउंडर है अयूब खान साहब और सिकंदर मिर्जा साहब,
अयूब खान दौर में एक वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम शुएब साहब को यहां से हायर किया गया पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए, तो जुल्म की इंतहा यह है कि वो शुएब साहब ने वर्ल्ड बैंक से रिजाइन ही नहीं किया। वो जितना अरसा पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक में भी जॉब करते रहे हैं। आज देखें आप उससे कितना आगे आए हैं, 1 इंच आप आगे नहीं गए बल्कि पीछे ही गए हैं। सारे मुलाजमीन आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले, आप इंपोर्टेड लेते हैं, आपको ना सिर्फ इंपोर्टेड गाड़ियों का शौक है, आपको इंपोर्टेड हुक्मरानों की भी आपको शौक पड़ चुका है। आप यहां से इंपोर्ट करते हैं, उनको डॉलरों में तनख्वाहें देते हैं, पाउंडों में वो लूट मार करते हैं और वो वापस आ जाते हैं अपने अपने मालिकीन, अपने जो असली उनके आका हैं उनके पास वापस आ जाते हैं। ये एक ऐसा खतरनाक ट्रेंड है जो आपको खत्म करके छोड़ेगा। मैं ये बता रहा हूं, खुदारा आप अपना पाकिस्तानी लीडर को ढूंढें जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते हों, जिसकी जायदाद पाकिस्तान में हो, पाकिस्तानी कपड़े पहनता हो। आज यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में बात करना चाहूंगा जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज उनके सेनेट के अंदर जो उन्होंने आज जब स्पीच दी है तो जरा उनके कपड़े नोट करें, उनकी उम्र देखें, वो दादा और नाना है और उनके सर पे एक भी बाल काला नहीं सफेद नहीं था। जिस तरीके से वो एक इंपोर्टेड कपड़े पहन कर आए, इंपोर्टेड घड़ियों के साथ, वो लग रहा था कि वो एक कोई किसी फॉरेन मुल्क का शहजादा वहां पे वो तकरीर कर रहा है। उन्होंने बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझ पे जो है हुक्मरानों के साथ मिलने का इल्जाम लगाया गया था। तो अपनी रिप्यूट देखें, आपके दौर की करप्शन की दास्तानें देखें, आपने जिस तरीके से टर्की की फर्स्ट लेडी का हार चुराया उसकी दास्तानें देखें, आपके दौर में जहां से जो वो एक यूनाइटेड नेशंस की जो अदाकारा हॉलीवुड की गई थी, जिस तरीके से आपने उनको ट्रीट किया और उन्होंने इंटरव्यू में आके कहा, आप लोग आप पे एतमाद किस क्यों करेंगे? वो क्योंकि आपकी हिस्ट्री मौजूद है। आपने लूट इतनी की है जिसकी हद कोई नहीं है। मैं गारंटी कर देता हूं कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अवामल पैसे रिलेटेड या कोई और होंगे, क्योंकि हमारे गिलानी साहब का एक ट्रैक रैकेट मौजूद है। और आज भी जिस तरीके से वो कपड़े और जूते और इंपोर्टेड घड़ियां पहन कर आए हैं, अपने बाल काले करवा के, वो तो लग रहे थे किसी मुल्क के शहजादे हैं, कोई नवाब हैं। वो पाकिस्तानी तो लग ही नहीं रहे थे। तो ये एक ड्रामा किया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ। सेनेट में जो किया है, ये जो बिल आया है, मैं एडवाइस करूंगा लोगों को कि इसको स्टडी करें। उसकी वजह ये सर्कमस्टांसेस को, कभी आपके सिस्टम को हाइब्रिड कहा जाता है, कभी आपको कहा जाता है कि आप सारे मैनेज हुए हुए हैं, आप कभी कहा जाता है पैसे ले लेते हैं। लेकिन ये बिल आपका पूरा आपको पाकिस्तान के हर सियासतदान, हर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे की किरदार उसका सामने आ जाता है इस बिल के इस हालात को पढ़ा जाए। अब जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से कई लोगों ने ये चीखें की, और आज भी गिलानी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि रात के 12:30 बजे उनको बिल मिला, 11:30 बजे बिल पेश हुआ। और खुदारा ये आप भी लोग हथकंडे करते रहे हैं, हर हुकूमत करती है। जिस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, पाकिस्तान की कमर में जिस तरीके से छुरे घोंपे जाते हैं, हर एक ने किए हैं। कोई नई स्टोरी नहीं है, 74 साल के डाके हैं। लेकिन खुदारा कोई बाज़मीर लोग इस तरह की चीजें नहीं करते। मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान को मारेंगे तो नेशनलिज्म ही मारेगा, क्योंकि किसी के अंदर कौमियत नहीं है, पाकिस्तानियत नहीं है, खौफ खुदा मौजूद नहीं है, ज़मीर नाम की चीज खत्म हो चुकी है। अच्छा साजिद साहब, वजीर आज़म अब इस पे ये जी हम सॉरी वजीर आज़म साहब एक मरतबा फिर चाइना का दौरा करने जा रहे हैं। चाइना का इतना पाकिस्तान की मईशत पर असरअंदाज होना हमारे लिए फायदेमंद होगा, नुकसानदेह होगा? और दुनिया को क्या खास पैगाम दिया जा रहा है? क्या ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चाइना पे डिपेंडेंट हो रहा है? और आप क्या समझते हैं, क्या ये दौरा भी इमदाद के लिए होगा या इसमें भी कोई डिफरेंट चीज सामने आ सकती है? देखें, पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड है, तनहा है। उसकी वजह यह है कि ना कोई इनको कॉल करता है, ना पैसे देता है, और हमारे रिलेशनशिप सिर्फ उन्हीं ममालिक के साथ होते हैं जो हमें पैसे देते हैं। अब आपने सऊदी अरेबिया से पैसे ले लिए हैं, यहां से भी जाएंगे, और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से $3 बिलियन की डील हो चुकी है चाइनीज के साथ। वो पैसे देंगे या वो मांगने जा रहे हैं या वो उसका जो है उस पर आमादा हो चुके हैं। खान साहब ने इसकी तैयारी बड़े दिनों से शुरू की हुई थी कि चाइना को राजी किया जाए, क्योंकि दूसरा कोई खराज डाल नहीं रहा। तो उन्होंने इस पे आके तैयारी शुरू करने में एक तो 37 जो रेगुलेशंस थी उनको डीरेगुलेट किया।
खान साहब ने एक वन विंडो बनाई, जिस तरह सीडीए के अंदर वन विंडो है जो बिल्कुल काम नहीं कर रही, उस तरह का कहा ये वन विंडो होगी, हर 15 दिन के बाद वजीर आजम को सी पैक के बारे में रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये सब फजूल है, ये सब एक धोखेबाजी है, ये एक टोपी ड्रामा है। लेकिन ये कि इनका जाना वहां पे सिर्फ पैसे मांगने के लिए जाना है, जाके अल्लाह के नाम पे कहेंगे कि मेरे छोटे छोटे वजीर हैं, मेरे छोटे छोटे मशीर हैं, अल्लाह के नाम पे इनको कुछ दे दें, इनकी ना दाढ़ी है ना मूछें हैं, इन्होंने पैसे लेके भागना है, इनको पैसे दे दें। मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि खान साहब आप चाइना पैसे मांगने जा रहे हैं, आपका क्या हाल है? चाइनीज अंधे हैं, वो ये गूंगे हैं, देखते नहीं है, टीवी नहीं देखते। आपका 140 नंबर करप्शन में आप आए हैं, आपका क्या हाल है? चाइनीज एम्बेसडर को ये नहीं पता, चाइनीज लोगों को नहीं पता कि आपको अगर पैसे सी पैक करें दें या पैसे दें, आप वो कहां जाने हैं? वो सारे लंदन और दुबई चले जाने या न्यूयॉर्क कनाडा चले जाएंगे। लेकिन खुदा रहा, लेकिन अब मैं यहां पे थोड़ा सा इन डिटेल जाना चाहूंगा कि खान साहब वहां पे जा रहे हैं, बाईलैटरल प्रोग्राम नहीं था, वहां पे ओलंपिक की ओपनिंग थी और जाना खान साहब ने वहां खुशामद करने जाना था, क्योंकि वहां पे चाइनीज जो उस वक्त यूरोपियन और अमेरिकन ने उसका बाइकाट कर रखा है, वहां सिर्फ उनके खिलाड़ी जाएंगे, उनका ऑफिशियल कोई नहीं जा रहा। चाइना के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था, 30 ममालिक के प्रेसिडेंट जो है वहां पे जा रहे हैं, तो खान साहब और देखें ये कितने तेज लोग हैं, जहां खुशामदें करनी होती हैं तो खुद ही पहुंच जाते हैं। इन्होंने जोर लगाया कि हम उनकी ओपनिंग में जाएंगे तो साथ मिन्नतें तरले करके पैसे ले लेंगे। तो उसमें बाइलैटरल इनकी कोई इनविटेशन नहीं थी, कोई इनको कुछ नहीं था। बड़ा जोर लगा के इन्होंने सी पैक की कस्में खाकर इन्होंने प्रेसिडेंट को मिलेंगे, लेकिन वहां जो उनके प्रीमियर शी हैं वो नहीं मिलेंगे इनसे। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इन्होंने अपने साथ कई पप्पू बादशाह तैयार किए हुए थे जाने के लिए, लेकिन चाइनीज ने कहा कि सिर्फ 4 मिनिस्टर आप लेके आएंगे, यहां पे एक फौज लेके आने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, इस वक्त जो एक बल्कि आज एक सेटबैक उनको चाइनीज को हुआ है। एक तो वहां पे चाइनीज सुना आर्टिफिशियल स्नो फॉलिंग करेंगे अपनी वो, क्योंकि ये विंटर ओलंपिक है, और उसके ऊपर वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनको एतराज है कि वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। दूसरा, आज जो खबर आई है कि उन्होंने एक बबल सिटी बनाया है वहां, जो कि कोविड फ्री होगा, जिसके अंदर ओलंपिक के पार्टिसिपेंट होंगे, वहां रहेंगे। आज वहां पे जो रहने वाले 200 लोगों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। ओह माय गॉड, ये इसकी स्टोरी है। और चाइना जा रहे हैं सिर्फ पैसों की वजह से जा रहे हैं, और मैं कई दफा कह चुका हूं, अल अमान अल हफीज, हमारी हर चीज के पीछे डॉलर है, और डॉलर जो है वो आएंगे और वहां से डायरेक्ट दुबई और लंदन और कनाडा और न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। पाकिस्तान पहले ही आपके पास पैसे बहुत ज्यादा मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ आपके वो जिसको कहते हैं ना शराफिया, जो आपका एक करप्शन का अलायंस है, उनके पास बहुत पैसा है, उनके पास आपकी सोचों से ज्यादा पैसा है, और उन्हीं के लिए ये ट्रिप भी बनाए जा रहे हैं। ये अपने वजीरों मशीरों के लिए जो 100 बंदा है इनके पास खान साहब के आसपास, उनको पैसे देंगे, को वकीलों की फीस लेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में कई केसेस आएंगे जिनके पाकिस्तान में भी अब वकील बड़ी बड़ी महंगी फीसें लेते हैं। उनकी तैयारियां जारी हैं। मैंने एक जगह पे कहा था, जब अब्दुल गनी साहब आखिरी दिनों में आए थे तो मैं कह रहा था अपना रिटायरमेंट का पैसे लेने आए हैं। खान साहब भी इस वक्त अपने दौर के आखिरी दौर में अपने वकीलों के पैसे और रिटायरमेंट के पैकेज लेने की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्योरली पैसे मांगने का ट्रिप है। वहां पे साइड लाइन्स पे शायद हो सकता है पुटन से मिलें और उसको भी कहा जाए कि वो आपके पास चेंज है तो दे दें। तो देखें, इसी तरह का ये एक ट्रिप लगाया जा रहा है। लेकिन जितना भी अफसोस किया जाए कम, आजकल के हालात हैं नहीं पाकिस्तान के अंदर के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जाएं, क्योंकि महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। दहशतगर्दी आपके मिनिस्टर के आपके इंटीरियर मिनिस्टर्स के बयानात के हिसाब से दहशतगर्दी इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। और आपने IMF और आपके उसके बाद जो दोबारा अभी कई चीज, यहाँ पे मैं एक और खबर आपको बताना चाहूंगा बिलखसूस, जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, कि GHQ ने नेपरा से कहा है कि हमारे कमीशन अफसर जो है उनको बिजली जो है 50% रियायत कर दी जाए उसमें। मैं समझता हूं कि ये एक ज्यादती होगी कि आपके सिर्फ कमीशन अफसर जो है उन्हीं के ऊपर महंगाई का असर पड़ रहा है। आम जो माली और चौकीदार हैं, जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार तबका है, क्या वो इम्यून है इन चीजों से? आपने अगर 50% आपने मांगनी है तो उनके लिए भी रियायत मांगे। मेरे लिए वाज शॉकिंग हियर सिटिंग इन वाशिंगटन DC कि किस तरीके किस मुंह से GHQ ने कहा है कि हमारे कमीशन अफसरान को 50% जो है बिजली उस पर रियायत की जाए। ये ज्यादती मैं समझता हूँ। खैर, जिस तरह बनाना रिपब्लिक्स में होता है इस तरह की चीजें मेरे ख्याल में कोई इसमें अगर सोचा जाए तो हरज भी नहीं है, और वो देंगे भी, क्या फर्क पड़ा, क्योंकि इस वक्त पिछले दौर में
इसी दौर में, पिछले दौर में नहीं, खान साहब ने अपने दौर के अंदर ही जितने फौजी प्रोजेक्ट्स हैं उनको टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया था, फौजी फाउंडेशन और दूसरे उनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है। तो ये भी हो सकता है वो दे दें आराम के साथ। साजिद साहब, अभी आपने बात की महंगाई के हवाले से, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज भी वजीर आजम के पास एक समरी गई है जिसमें पेट्रोल की कीमत 10 रुपए 27 पैसे बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ साथ तकरीबन 4 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली में इजाफे की भी दरखास्त की गई है। और सुनने में आ रहा है कि आइंदा कुछ रोज में जो है वो इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि जब भी समरी आती है तो एज इट इज उसको पास कर लिया जाता है। इसके साथ साथ मैं एक और भी चीज आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो ऑयल और घी की कीमतें हैं वो पहले ही 10 रुपए फी लीटर के हिसाब से और 10 रुपए फी किलो के हिसाब से बढ़ चुकी हैं। इतनी महंगाई के बावजूद भी हुकूमत जो है वो ये इस तमाम का मुद्दा जो है वो आलमी मंडी के ऊपर डाल रही है कि आलमी मंडी में क्यों के चीजें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो इसलिए हमें भी महंगाई करनी पड़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जो कि मैं चाहूंगी कि आप उसके ऊपर भी बात करें कि जितने हमारे वजीर मुशीर बैठे हुए हैं इस वक्त हुकूमत में, उनकी मरात देखी जाए तो उनका अगर मवाजना एक गरीब आदमी से किया जाए जिनके ऊपर आप महंगाई के पहाड़ तोड़ रहे हैं, तो वो और उनकी मरात को अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है कि वजीरों मुशीरों को महीने का पेट्रोल फ्री है, बिजली फ्री है, गैस फ्री है, उनके कोई बिल्स नहीं है, ठीक है, उनको एयर टिकट्स फ्री मिल रहे हैं, लेकिन वो तमाम का तमाम बोझ है। और हाँ, इनकी तनख्वाहें भी इनकी अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ती रहती हैं, जितनी वो चाहते हैं उन्होंने खुद ही अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेनी होती हैं। एक बस बिल लेकर आते हैं, उसको पास करते हैं, करारदाद लाते हैं, पास करते हैं और अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी की जिंदगी जिस तरह से अजीरन होती जा रही है, मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी आप बात करें। शाज़िया, ये जो इंसाफ की तहरीक है, ये जिस तरीके से इसने अवाम को, पाकिस्तान को बिल्कुल बैंकरप्ट कर दिया है, इस आपको तो ये वजीरों की, मैं अगले दिन एक छोटी सी बात और डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने पिछले सेगमेंट्स में बल्कि आपके गवर्नर हाउसेस के अखराजात भी मैंने बताए थे। और फिर ये खान साहब जब आए थे तो इन्होंने, आपको याद होगा, वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची थी, इन्होंने महंगी गाड़ियां बेच दी थी वजीर आजम हाउस की। मैं आपके देखने वालों को यह बताऊंगा कि दोबारा गाड़ियां खरीदी गई हैं। मैं आपके देखने वालों को यह बताऊंगा कि ऐसे एडवाइजर्स और ऐसे वजीर जो बेमहकमा हैं उनको भी 2800 सीसी की गाड़ियां उनको दी गई हैं, जिनके सिर्फ उनके आगे झंडे लगे हुए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है उनके पास। वो सारा दिन उन गाड़ियों में वो या उनके बच्चे घूमते हैं, उनके पास वो मशीर बेमहकमा है, वो वजीर बेमहकमा है। ये अय्या का नाबदू वैया का नस्ताइन इस तरह होता है। मेरा कि किस तरीके से घर में जाके रात को सोते होंगे, ये नमाज किस तरीके से पढ़ते होंगे, कि ये क्या वादे करके आए थे, कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। इन्होंने सिर्फ लोगों को चप्पलें और शलवार कमीजें पहनानी थी, इनकी ऑब्लिगेशन थी, और कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी इनके लिए कि वजीर बेमहकमा 100 से ज्यादा हैं और उनको भी 2800 सीसी की गाड़ियां इस गरीब मुल्क में, जहां पे, और खान साहब जब मिसालें देते हैं तो ब्लूमबर्ग की दे देते हैं। खान साहब, आपके कंट्री के अंदर तो किसी को पता ही नहीं ब्लूमबर्ग क्या है। आप उनकी मिसालें देने के बजाय, मैंने 75 दफा आपको कहा, अपने वजीर आजम हाउस के किसी माली को पकड़ लें कि यार तुम्हारे क्या हालात है। अपारा मार्केट से किसी अभी पिछले दिनों कनाडा की मिसाल दी गई है कि कनाडा में जो महंगाई है वो कहां जा रही है जी, क्योंकि इन्होंने कनाडा में तो आना है या यहीं से गए हैं। इनके सारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे 7 वजीर लेके फिर रहे हैं, जो टोला एक लेकर गए हैं, वो कैनेडियन है, सारे कैनेडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन है सारे। और मैं किसी दिन अपारा मार्केट किसी मोटरसाइकिल वाले को रोक के क्लर्क से पूछ लें, यार तेरी जिंदगी किस तरह गुजर रही है। ये ब्लूमबर्ग की मिसालें पाकिस्तान को ना दिया करे खान साहब। ब्लूमबर्ग एक डेवलप, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, उनकी अपनी राय है, वो अमेरिकन या फर्स्ट वर्ल्ड के लिए बना है, वो आप जैसे बनाना रिपब्लिक के लिए नहीं बना वो। तो खान साहब, ये महंगाई का जो एक दौर है, ये महंगाई किस लिए की जा रही है? ये IMF को खुश करने के लिए की जा रही है। अब पाकिस्तानियों का खून चूसा जा रहा है और कुछ भी नहीं है। अभी आपकी हर चीज, और मैंने आपको बताया था कि जब पेट्रोल और बिजली महंगी की जाती है शाजिया, तो वो एक मिनी बजट होता है, क्योंकि उस आपकी चीजें मैन्युफैक्चर पानी पे तो नहीं होती ना, वो या गैस पे होती हैं, बिजली पे होती हैं, या और फिर उसके बाद पेट्रोल पे चढ़ के आपकी दुकानों पे आती हैं। तो उसमें आप मुझे ये बताएं, मैंने कई दफा आपको फार्मूला बताया था, जो दुकानदार, जो बिजनेसमैन होते हैं, तो वो तो महंगाई को, चीजों में अपनी चीजें फौरन महंगी करके अपना प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं।
मार कौन खाता है? जिसके पास ऐसी जॉब होती है जहां रिश्वत नहीं है। रिश्वत के रेट भी बढ़ जाते हैं, सीडीए के रेट रिश्वत के बढ़ जाते हैं, पुलिस के रिश्वत के रेट बढ़ जाते हैं। सिर्फ मार कौन खाता है? कि जिसकी या तो जॉब ऐसी नहीं है जहां रिश्वत हो, या जो मजदूरी कर रहा है। उनकी चीजें कैचअप करने में टाइम लगता है। मैं उनके लिए रोता हूं। मैं जो आपके करप्ट लोग हैं, पटवारी हैं, जो आपके यहाँ पुलिस वाले हैं, मैं उनके लिए नहीं रोता, क्योंकि उन्होंने तो महंगाई रेट महंगा कर लेना, अपना गुजारा कर लेना है, दुकानदारों ने भी कर लेना है। मार तो वो, या फिर कोई बाजमीर है, जो बंदा बाजमीर है, मैं उसके लिए रोता हूं। जो एक आदमी नेक है, जो रिश्वत नहीं लेता, मैं उसके लिए रोता हूं। वजह यह है कि इस वक्त मैं बल्कि देखें, भुट्टो आज भी जिंदा है। मेरा मैं भुट्टो तो मरे ही नहीं, रोटी कपड़ा मकान देते देते बेचारा सारी जिंदगी वो उसने एक ऐसा ख्वाब दिखाया, ऐसी ट्रक की बत्ती दिखाई है कि मेरा मतलब आज तक लोग उनको वोट दे। अब इन्होंने इंसाफ की तहरीक चलाई है, वो खत्म है, तबाही की तरफ लेकर आ गई। मैंने बड़ी रिसर्च की यहां बैठ के, शाजिया, सारी जिंदगी की मेरी रिसर्च पॉलिटिकल साइंस की ये कहती है कि आप जिन लोगों को शराफिया कहते हैं, आप जिनको आप रूलिंग एलीट कहते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं है। उनकी पार्टी रिश्वत है, करप्शन है। वो फॉरेनर, सारे फॉरेनर हैं, उनके बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। मुझे कई दफा लगता है कि लिस्ट बना के मैं अपनी इसी प्रोग्राम में वो लिस्ट जो है वो लहराऊं, दिखाऊं लोगों को जिनके बच्चे फॉरेन नेशनल हैं और जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त खतरनाक बन चुके हैं। अल्लाह पता नहीं किस दिन अब पाकिस्तान की जान उन लोगों से छूटेगी। प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हर पाकिस्तानी का इस वक्त ये एक अखलाकी ड्यूटी बनती है कि दुआ करें आपको पाकिस्तानी लीडर मिले। ये आपके इंपोर्टेड लीडर आपको सन 74 साल से ये मार रहे हैं। कभी पढ़े सिकंदर मिर्जा कहां गया था? इंग्लैंड में था। दूसरे कहां जाते हैं? जो आपके रिटायर अभी भी एलीट है आपकी, वो कहां जाती है? कोई भी एक भी पाकिस्तान में नहीं बैठा। आप ये नोट किया करें कि जितने लोग आपके पाकिस्तान में डाकों में इन्वॉल्व हैं, कोई भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। हमारे परवेज मुशर्रफ साहब भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि बड़े बुक्के लहराते थे, कहते थे मैं कमांडो हूं, तो वो भी बाहर बैठे बेचारे। तो इस वक्त ये आप ये देखें, दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आपको पाकिस्तानी लीडर दे जिसका मरना जीना पाकिस्तान के साथ हो, वरना हालात बहुत मुश्किल है। अच्छा साजिद साहब, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। आजकल खबरें आ रही है कि वहाँ पे जो टीटीपी है वो अपने इख्तियारात की जंग की वजह से कि उनको इख्तियारात चाहिए और वहाँ पे अपनी जो साख है उसको दोबारा से सेटल करने के लिए उनके आपस में काफ़ी शदीद जो लड़ाइयाँ हैं वो चल रही हैं। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली मोईद यूसुफ साहब का जो दौरा है उसके हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, और अफगानिस्तान की ये जो सूरत हाल है ये खित्ते के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है आइंदा मुस्तकबिल में। देखिए, अफगानिस्तान के बारे में जब मैं यहाँ बैठ के पिछले हफ्ते कुछ स्टडी कर रहा था, अपनी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हो चुके हैं, लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं वहां पे। जो इस वक्त करंट अंडर सर्कमस्टांसिस में एक डॉन का बड़ा अच्छा आर्टिकल पिछले हफ्ते छपा है, जो मैं उसका रेफरेंस दूंगा। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर कतर, ईरान और भारत अपनी पॉलिसीज में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। आपके हाथों से गेम निकल चुकी है अफगानिस्तान की। और उस अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस हमारे मोईद यूसुफ साहब जब गए थे तो वहां पे सुना था इनके खिलाफ एहतजाज था, लेकिन उसके बाद ये मोईद यूसुफ साहब और सादिक साहब ये जब वहां अपने दौरे पे गए तो मैंने जब देखा कि इस दौरे में कौन कौन लोग इनके साथ थे और इस दौरे का मकसद क्या था। मोईद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी की चीजें डिस्कस नहीं की गई। वहां पे डिस्कस क्या किया गया? एजुकेशन, ज़राअत और दूसरी एक उनको एडवाइस करने गए थे। मैं आज एक बात पूछना चाहूंगा कि मोईद यूसुफ साहब, आपके पास अफगानिस्तान की तालीम और ज़राअत के लिए हल मौजूद है, लेकिन पाकिस्तानी ज़राअत का हल आपके पास मौजूद है? इस वक्त यूरिया मिल नहीं रही पाकिस्तान में। आप ऐसे मुल्क के आप एडवाइजर बन के वहां गए हैं कि जो खुद तबाही के धाने पर बैठा है, जो खुद एक बैंकरप्सी के कार्नर पे, कई लोग तो कहते हैं बैंकरप्ट हो चुका है, लेकिन शायद मैं ये कहना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि फिर भी मेरी मादरे मिल्लत है। लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर मुझे कोई डिपार्टमेंट ऐसा मेरे साथ आर्गू करें ये कि फलां डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है और हमें यहां से लोग ले जाके दूसरे लोगों को एडवाइस करनी चाहिए। आप वहां घूमने गए थे, पाकिस्तान का पैसा जाया करने गए थे, क्या करने गए थे? पाकिस्तान का ज़राअत का मैंने आप पाकिस्तान एक जरी कंट्री है और गंदम आप इंपोर्ट करते हैं। एजुकेशन आपको अभी तक नहीं पता कि आपके बच्चों को किस तरह की तालीम देनी है। एलीट क्लास के बच्चे कहां पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम में, और क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना। या आप यही देख लें कि आपकी जनरेशन, नस्लें आपके पब्लिक स्कूलों से पढ़ के क्या कर रही हैं।
तो आप किस किस्म की एडवाइस उन लोगों को देने जाते हैं? मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है, मैं ये लर्न करना चाहूंगा। मोहित यूसुफ साहब, आप पाकिस्तान की एडवाइस देना गए थे, आप तो खुद अमेरिका के पढ़े हैं, आप अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन उनको बताना गए थे या अमेरिका का एग्रीकल्चर सिस्टम की एडवोकेसी करना गए थे? आप क्या करने गए थे वहां पे? आप साथ एजुकेशन के एक्सपर्ट लेकर गए, आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लोग लेकर गए, लेकिन ये देखें जरा लल्ले तलले इनके, जहाजों पर बैठ के गरीब मुल्क जो एक बैंकरप्ट मुल्क है, उसके रिसोर्सेज किस तरीके से बेदरेग तरीके से लूटे जाते हैं, ट्रिप बनाए जाते हैं, घूमने फिरने निकल जाते हैं लोग। और अफगानिस्तान, मैंने जिस तरह बताया कि मेरी बात ना सुने, डॉन न्यूज का कल का आर्टिकल पढ़ लें जिसमें उन्होंने खुद लिखा, डॉन एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, जिसने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त कतर, ईरान और इंडिया पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। तो मोहित यूसुफ आप क्या लेने गए थे वहां पे? आपकी तो वो बात सुनना नहीं पसंद करते, आप जाएं तो उससे पहले वो एहतजाज शुरू कर देते हैं। सिर्फ आपके हकानी साहब एक जानने वाले हैं जिसके ऊपर अमेरिका की, जो अभी भी अमेरिका की जो है वो टेररिज्म की लिस्ट में मौजूद है। आपकी सिर्फ उनके साथ सलाम दुआ है, दूसरे तालिबान तो आपसे शेक हैंड भी नहीं करना चाहते। तो ये एक देखें, मैं ये चाहूंगा कि पाकिस्तान के बारे में सोचें और सीरियसली सोचें। ये हाथ, वो जिस तरीके से मुझे अभी याद है कि एक स्पीच में कुर्द साहब ने कहा था कि जिस तरह मुट्ठी से रेत निकलती है, इस तरह पाकिस्तान हाथों से स्लिप हो रहा है। तो खुदा रहा अपनी डॉलर पॉलिसी बंद करें, लोगों से, दूसरे ममालिक से। मेरे अभी जो मैं रिसर्च कर रहा था, शाजिया, ये जो पैसे लिए जा रहे हैं ये सिर्फ चाइना से नहीं लिए जा रहे, ये कई और ममालिक से कर्जा लिया जा रहा है इस वक्त जो है। और मैं ये गारंटी कर देता हूं कि उस कर्जे का एक पैसा भी पाकिस्तान में स्पेंड नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पिछले माजी में किस तरह हुआ है। यहां पे मैं पाकिस्तान के आपके हालात के बारे में बताना चाहूंगा। आज आपके पिछले एक चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं। आज मैं जब उनके बारे में पढ़ने लगा तो फिर एक दफा परेशान हुआ। 53,000 केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर इल्तवा का शिकार हैं। आप मुझे मेरी ख्वाहिश है बड़े अरसे से, मैं क्योंकि एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी समझता हूं अपने आप को, कि कोई मुझे ऐसा डिपार्टमेंट बता दें, PIA, वापडा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, FBR, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दें जो तरक्की तरफ जा रहा हो, जिस पे मैं ये कहूं कि नहीं जी, हमारी इंसाफ की तहरीक ने इस पे बहुत अच्छा काम किया, हमारी रजीम ने बहुत अच्छा इस पे काम किया। आपके पड़ोसी मुल्क ने S-400 ले लिया, राइफल हथियारे ले लिए। अगर आपकी एक मिनट के लिए सोचें, चाइना की अगर भारत के साथ दुश्मनी ना होती तो फिर आप कहां जाते? आपके पास क्या था? आपके पास पत्थर और गुलेलें थी, आप उनसे लड़ना था। ये जो जहाज उन्होंने आपको राइफल के मुकाबले में दिए हैं, पता ये चलना ये नहीं चलना। मेरा ये रिक्वेस्ट होगा, चाइना की कभी कोई चीज चली है? आप आसपास, शाजिया, मैं आपके देखने वालों को अगर आसपास नजर दौड़ा कर देखें, कोई ऐसा ब्रांड आपके पास पड़ा है चाइना को जो चल रहा हो? एक ढंग का स्मार्टफोन तो वो बनाने की सलाहियत नहीं रखते। वो सिर्फ अमेरिकन चीजों की डुप्लीकेशन करके उन्होंने अपनी इकॉनमी खड़ी की है और उन्होंने आपको जहाज दे दिए हैं। और S-400 जो रशिया का इंडिया में लगना है, आप कहते हैं हम ड्रोन के साथ उसको काउंटर करेंगे। तिफल तसल्लियां। अगर देखें, एक मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें, इंडिया के साथ चाइना की दुश्मनी ना होती तो फिर आपके हालात क्या होते? क्योंकि आप खुद तो कुछ भी करने के काबिल नहीं है। खुद आप तो लंदन से ऑपरेट हो रहे हैं कंप्लीटली, आपका कैपिटल तो लंदन में है। आजादी के बारे में बल्कि पहले भी मैंने 1-2 दफा सेगमेंट किया है। आपकी आजादी भी हाइब्रिड है, वो भी मैं बताऊंगा कि आपके जितनी इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है, उनकी एजुकेशन में वो क्या पढ़ाया जाता है, वो बिहेव किस तरह करते हैं, उनको ब्लडी सिविलियन किस तरह, वो एक रूलिंग का एक माइंडसेट है उनका, वो भी बताने की कोशिश करूंगा। आपका निसाब भी डिस्कस किसी दिन कर लूंगा मैं। आप आजाद, मेरी नजर में आपकी आजादी भी हाइब्रिड है। क्वेश्चन मार्क है आपकी हर चीज के ऊपर। अब मैं समझता हूं, मैं मायूसी जो है वो गुनाह है। मैं, अल्लाह ताला माफी दे, मैं कोशिश करता हूं मायूस ना हो, लेकिन मायूसी के बाहर आपके पास चीज भी क्या है? कोई आपको, कोई इस वक्त आपका मिनिस्टर कोई अच्छी बात कर रहा हो, कोई, मैं जिस तरह कहता हूं कि मैं खुद ख्वाहिश है कोई डिपार्टमेंट ऐसा बताएं जो एक मिसाली परफॉर्मेंस दे रहा हो। आपके एयर मार्शल साहब PIA को बचाने के लिए गए थे, बच के PIA आपकी। इस वक्त आपको बताना चाहूंगा, जितनी आपकी PIA फ्लाइट, नॉन स्टॉप फ्लाइटें कनाडा आ रही हैं, सारे के सारे वहां पे एयर स्टीवर्ड आपके भाग रहे हैं। इन्होंने पासपोर्ट रखने शुरू कर दिए थे, अब वो पासपोर्ट भी छोड़ के भाग जाते हैं। और सबसे उससे भी बड़ी एक खतरनाक बात यह है कि मैं अगले दिन मैंने कैनेडियन मीडिया के ऊपर देखा है कि PIA आपकी वहां पे ड्रग्स में इन्वॉल्व है, स्मगलिंग में।
वो ड्रग्स लेके आ रहे हैं पाकिस्तान से। तो ये आपका क्या ख्याल है? अगर हम लोगों को ये पता है तो आपके जो पीआईए को चलाने वाले हैं उनको नहीं पता इस बात का। एयर मार्शल साहब जो हैं वो, उनको नहीं पता कि पीआईए के हेड के पीआईए के अंदर क्या हो रहा है। एयर सिविल भाग रहे हैं कनाडा के अंदर, और जो आ भी रहे हैं, आ जा रहे हैं, वो ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। मैं हैरान और परेशान होता रहता हूं ये चीजें पढ़ पढ़ के, रिसर्च कर करके, कि व्हाट इज आवर फ्यूचर। हमें कौन लीडरशिप प्रोवाइड करेगा? कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा होगा पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को रेस्क्यू करेगा, हमें फिर दोबारा पूरी उम्मीद करेगा? क्योंकि मैंने भी आप ही की तरह इस इंसाफ की तारीख पे बड़े ख्वाब देखे थे, जो कि ना सिर्फ चकनाचूर हुए बल्कि मायूसी की तरफ लेकर आ गए। जब 100 से बड़ी ऐसे वजीर और मशीर बे महकमा इन्होंने बनाए हैं कि देख के बस बंदा क्या कहे, दिमाग सोचने की सलाहियत खो देता है। मतलब इस वक्त आप कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो खरगोश वाली है, कि खरगोश आंखें बंद करके बैठा हुआ है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही। तो बहुत शुक्रिया साजिद साहब कि आपने अपना इतना ज़बरदस्त एनालिसिस दिया, और व्यूअर से भी हमारी दरख्वास्त होगी कि वो अपना फीडबैक ज़रूर दें प्रोग्राम के हवाले से, प्रोग्राम के कंटेंट के हवाले से, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन उनके भी जहन में है पाकिस्तान के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, तो वो साजिद साहब से पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।